नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 के पहले अध्याय को हम आगे शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हमने जो है पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि पदार्थ है क्या, पदार्थ किसे कहते हैं। तो हमने जो है पदार्थ की डेफिनेशन को पढ़ा था कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसमें द्रव्यमान होता है जो स्थान भी घेरता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की अवस्था जो है जिसको 5 भागों के अंदर बांटा गया है, लेकिन पदार्थ की जो मुख्य अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस। लेकिन मैंने आपके सामने जो है कितनी अवस्था लिखी है, 5 अवस्था लिखी है। पहली है ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था, तीसरी है गैस अवस्था और चौथी है प्लाज्मा और पांचवा है ठोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हमारी जो अभी की जो एनसीईआरटी द्वारा जो संचालित किताबें हैं, सिलेबस जो है एनसीईआरटी का, उसके अंदर हमको ये 3 अवस्था ही पढ़नी है। एक एक अवस्था को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ठोस अवस्था को पढ़ेंगे, फिर हम द्रव को, फिर गैस को। एक अवस्था के गुण द्रव को और उदाहरण द्वारा जो है, एग्जाम्पल द्वारा जो है इसको समझेंगे। सबसे पहले जो अवस्था है ठोस अवस्था। सबसे पहली अवस्था कौन सी है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आपको डायग्राम लिखना है। डायग्राम में आपको क्या लिखना है? ठोस जो है, ठोस के कणों के मध्य जो है बिल्कुल ही गैप जो है वो कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ठोस जो है वो कण जो है एक दूसरे के नजदीक होते हैं। दूसरी अवस्था का देखो द्रव अवस्था के अंदर, तो द्रव अवस्था के अंदर जो है ठोस की तुलना में द्रव के अंदर जो है थोड़ा सा अंतर जो है वो ज्यादा होता है, और गैस के अंदर जो है कण जो है अत्यधिक दूर दूर होते हैं। तो एक एक हम गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ठोस अवस्था को लेंगे। सबसे पहले कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था। तो हमको पता है कि ठोस अवस्था का आकार जो है निश्चित होता है। ठोस अवस्था का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। अब ठोस अवस्था का आकार निश्चित कैसे होता है? जैसा आपने लिखा होगा कि हम एक ईंट लेते हैं या मेज लेते हैं, दोनों ही क्या है? ठोस अवस्था में है और दोनों का आकार क्या है? निश्चित है। या हम सही में भी कह सकते हैं कि दोनों का आकार कैसा है? निश्चित है। दूसरा पॉइंट क्या होगा गुणों के लिए? ये गुण बता रहा हूं ठोस अवस्था के। दूसरा गुण होगा ठोस की विमाएं निश्चित होती है। ठोस की विमाएं निश्चित होती है। अभी ठोस की विमाएं निश्चित कैसे होती है? और बीमा का मतलब क्या होता है? एक बार हम समझेंगे बीमा का मतलब होता क्या। बीमा का मतलब हम कहेंगे साइज को बोलेंगे, या बोलेंगे या आकार को बोलेंगे। साइज कह सकते हो। तो ठोस की साइज जो है वो कैसे होती है? निश्चित होती है। ठोस की साइज कैसे होती है? निश्चित होती है। मतलब ठोस वस्तु जो है उसकी साइज को कभी भी बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। ये हम कह सकते हैं कि ठोस वस्तुओं का आकार जितना है उसका आकार उतना ही निश्चित रहेगा। तीसरा गुणधर्म है ठोस अवस्था के अंदर। हम तीसरे गुणधर्म को हम लेंगे। तीसरा गुणधर्म जो है, ठोस जो है वस्तु कठोर होती है। ये सब भी हमको पता है कि ठोस वस्तु कैसे होती है? आकार में कठोर होती है। ठोस वस्तु कैसे होती है? आकार में कठोर होती है। 3 गुणधर्म हो गए। चौथा गुणधर्म जो है हम लेंगे। चौथा गुणधर्म जो है वो असंपीड़ितता। असंपीड़ितता। अब देखिए ये शब्द नया है हमारी, असंपीड़ितता। देखिए सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि असंपीड़ितता होती क्या है। असंपीड़ितता का मतलब जो होता है दबाव या दाब डालना। दबाव या दाब डालना। अब देखिए असंपीड़ितता होता क्या है? तो उस वस्तु जो है उसके ऊपर हम दबाव डाल के जो है उस वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? दबाव डाल के जो है उसका आकार जो है वो बदल नहीं सकते हैं। जैसा कि हम द्रव और गैस में कर सकते हैं वैसा ठोस में नहीं कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है इसी के अंदर, अंतिम गुणधर्म इसी का, ठोस का जो आयतन है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। अब देखिए ठोस का आयतन निश्चित कैसे होता है? तो कोई भी हम ठोस वस्तु ले लेंगे तो
उसका आकार जो है उसका आयतन पर निर्भर करता है। तो आप लोगों में ठोस का आयतन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा। तो ये 5 गुणधर्म याद रखें ठोस अवस्था के अंदर ही। सेकंड अवस्था में रहेंगे इसी के अंदर, और सेकंड अवस्था है हमारी वो द्रव अवस्था। सेकंड अवस्था कौन सी हमारी, द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था को हम लेंगे सेकंड हमारी। चलिए शुरू करते हैं द्रव अवस्था को हम। तो द्रव अवस्था को शुरू करने से पहले सबसे पहला पॉइंट इसी के गुणधर्म के अंदर, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। आपको डायग्राम से पता चल जाएगा कि द्रव के अंदर जो है उसका आकार अनिश्चित होता है। कैसे होता है, जैसे हम पानी को देखते हैं, तो पानी तो है, आपने देखा होगा पानी को, तो पानी तो है एक साइड से जगह बनाकर क्या करता है, आगे की तरफ बहकर निकल जाता है। जैसे आप पानी को बहते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा पानी जो है थोड़ी सी भी जगह मिलने के बाद जो है आगे की ओर प्रवेश करता है। मतलब कह सकते हैं कि द्रव का आकार जो है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। सेकंड पॉइंट लेंगे हम, द्रव की जो विमाएं होती है वो अनिश्चित होती है। द्रव की विमाएं क्या होगी, अनिश्चित। अभी मैंने ठोस अवस्था के अंदर बताया था आपको कि विमाएं होती क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि विमा जो है वो साइज को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, या आकार को कहते हैं हम। तो आपसे कह सकते हो कि पानी की या द्रव कोई भी द्रव हो वो क्या करेगा, किसी भी जगह पर एक साइड या आकार में आगे जाकर निकल सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि द्रव का जो विमा होगी वो कैसी होगी, अनिश्चित होगी। तीसरा पॉइंट होगा इसी के अंदर, वो है गुणधर्म के अंदर, वो है बहाव। अब आप देखोगे कि द्रव जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर आगे की ओर जा सकता है, क्योंकि द्रव अवस्था के अंदर उसके अंदर ये गुणधर्म होता है। चौथा गुणधर्म है, इसी का चौथा गुणधर्म है कम संपीड़ितता। कम संपीड़ितता। अभी मैंने ठोस अवस्था के अंदर आपको बताया था कि ठोस के अंदर जो है असंपीड़ितता होता है, लेकिन द्रव के अंदर जो है संपीड़ितता काफी कम होती है। कैसे होती है काफी कम, तो आप देख सकते हो कि द्रव अवस्था के अंदर जैसे एग्जाम्पल तौर पर पानी है, पानी या अन्य कोई द्रव पदार्थ है, उसके अंदर ऊपर मैं दाब डालता हूँ, तो दाब डालकर जो है मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी संपीड़ितता कम कर सकता हूँ। मतलब दबाव डालकर जो है उसकी द्रव की जो संपीड़ितता है वो कम कर सकते हैं। अंतिम और पांचवा पॉइंट है, द्रव का जो आयतन है वो निश्चित होता है। तो ठोस में नहीं होता, द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब द्रव का आयतन निश्चित कैसे होगा, तो हम सबको पता है कि द्रव जो है वो आप देखोगे कि जिस भी पात्र के अंदर, जिस भी वस्तु के अंदर हम द्रव पदार्थ को लेंगे वो उसी का आकार ले लेता है। मतलब हम कह सकते हैं कि द्रव का जो आयतन है वो क्या होगा, निश्चित होगा। द्रव का आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। तो ये 5 गुणधर्म है द्रव अवस्था के। चलिए अगला जो हमारी तीसरी जो अवस्था है, गैस अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी हमारी, गैस अवस्था। तीसरी अवस्था है हमारी गैस अवस्था, अंतिम अवस्था है। अब आप एक बार डायग्राम देखिए गैसीय अवस्था के अंदर कि गैसीय अवस्थाओं के कणों के मध्य में अत्यधिक जगह होने के कारण जो है उसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। पहला गुणधर्म होगा गैस अवस्था के अंदर आकार क्या होगा, अनिश्चित। जैसे द्रव का आकार अनिश्चित होता है, वैसे ही गैस का भी आकार जो है वो क्या होगा, अनिश्चित होगा। ये पहला गुणधर्म है द्रव के आकार को और गैस के आकार को, दोनों के आकार को हम क्या मानेंगे, अनिश्चित मानेंगे। और ठोस का आकार क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। अब देखिए अनिश्चित कैसे होगा, तो हम कहेंगे कि जिस भी पात्र के अंदर, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे आप एलपीजी सिलेंडर देख लो, आप एलपीजी सिलेंडर के अंदर जब गैस को भरा जाएगा, तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर जब गैस को भरा जाएगा तो क्या करेगा, तो उसमें बाहर आ जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर हम किसी भी पात्र के अंदर या किसी भी सिलेंडर के अंदर अगर गैस को भर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो भारी वस्तु होती जाएगी। लेकिन थोड़ी सी भी जगह मिलने के कारण जो है गैस बाहर निकल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि गैस का भी जो आकार है वो क्या होगा, अनिश्चित होगा।
दूसरा पॉइंट इसी के अंदर गैस की विमाएं जो है वो भी अनिश्चित होती है। गैस की विमाएं क्या होती है? अनिश्चित होती है। अब आप देखिए गैस की विमाएं जो है वो क्या होगी? अनिश्चित होगी। जैसे द्रव में होती है, जैसे द्रव जो है वो थोड़ी सी भी जगह देखकर आगे की ओर बहाव के रूप में आगे की ओर प्रवेश कर सकता है, वैसे ही गैस जो है वो भी आगे के रूप में बहाव के रूप में प्रवेश कर सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट है जिसकी विमाएं जो है वो अनिश्चित होती है। तीसरा पॉइंट है बहाव। तीसरा पॉइंट है बहाव घूम के अंदर। चौथा पॉइंट है हमारा अधिक संपीड़ितता। जैसे मैंने बताया था कि ठोस जो है वो ठोस जो है वो असंपीड़ित होता है, उसी प्रकार से द्रव जो है वो कम संपीड़ित होती है उसके अंदर, और गैस के अंदर जो है संपीड़ितता क्या होती है? अधिक होती है। मतलब दबाव जो है वो अधिक होता है। आप देखोगे कि सबसे अधिक जो संपीड़ितता होती है वो किसमें होती है? तो गैस में होती है। सबसे अधिक संपीड़ितता किसमें होती है? गैस में। क्यों होती है? क्योंकि आप देखोगे गैस के कणों के मध्य जो है अधिक गैप होने के कारण जो है वो संपीड़ितता क्या होगी? अधिक हो जाती है। जैसे हम देखेंगे कि एग्जाम्पल जो देखेंगे तीनों के, तो अलग अलग एग्जाम्पल हम लेंगे। इसी के अंदर अंतिम वाला इसके अंदर पॉइंट है गैस के अंदर ही। गैस का जो आयतन होगा, बताइए गैस का आयतन क्या होगा? तो गैस का आयतन भी क्या होगा? अनिश्चित होगा। जैसे द्रव का आयतन भी क्या होगा? द्रव का आयतन क्या होगा? मैंने बताया था पहले, द्रव का आयतन क्या होगा? अनिश्चित होगा। ठोस का आयतन क्या होगा? तो निश्चित होगा। लेकिन गैस जो है इसका आयतन क्या होगा? अनिश्चित होगा। थोड़ी सी जगह मिलने के कारण गैस जो है वो बाहर प्रवेश कर सकती है, इसलिए उसका आयतन कभी निश्चित होगा ही नहीं। एग्जाम्पल देखिए हम, एग्जाम्पल हम इसी को देखेंगे। उदाहरण जो है, उदाहरण देंगे हम लोग ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है। अब आप देखिए मीथेन जो है जिसका सूत्र होता है CH4, ऑक्सीजन का O2। अब आप देखोगे कि मीथेन जो है इसी का उपयोग हम एलपीजी के, हमारे घर के अंदर जो एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं उसके अंदर कुछ मात्रा जो है मीथेन गैस की भी मिलाई जाती है। इसका उपयोग हम घर के अंदर करते हैं। तो ये जो एग्जांपल थी गैसीय अवस्था के। द्रव अवस्था के दो एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। द्रव अवस्था के दो एग्जांपल, जैसे आप मैंने पानी का एग्जांपल बताया था, तो दूध भी ले सकते हो आप इसके अंदर एग्जांपल द्रव के रूप में पानी भी ले सकते हो। ठोस अवस्था के अंदर दो एग्जांपल मैंने बताया। ठोस अवस्था के अंदर, ठोस अवस्था में दो एग्जांपल बता रहा हूं, ईंट है, मेज है। कोई भी ठोस वस्तु को आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हो। तो तीनों अवस्थाएं हमने एग्जांपल के द्वारा समझी, गुणक्रम के द्वारा समझी। एक एग्जांपल भी है आपको मैं बताना चाहता हूं। एक एग्जांपल ठोस अवस्था का, आपके सामने एक रबर बैंड दिख रहा है। अब आप बता सकते हो ये रबर बैंड क्या है? ये रबर बैंड जो है, ये रबर बैंड ठोस अवस्था है, कौन सी अवस्था के अंदर है? लेकिन मैं इसको खींच देता हूं रबर बैंड को। अगर रबर बैंड को मैं खींचूंगा तो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? सामान्य अवस्था में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में आ जाएगा? सामान्य अवस्था में। कैसा आएगा सामान्य अवस्था के अंदर? तो आप देखोगे कि जब मैंने रबर बैंड को खींचा तो अब इसने क्या किया? अपना आकार में परिवर्तन कर दिया। लेकिन जब मैं इस रबर बैंड को छोड़ूंगा तो ये सामान्य स्थिति में आ जाएगा। अब देखिए रबर बैंड को खींचने पर इसके आकार में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि आप देखोगे जैसे अभी मैंने रबर को छोड़ दिया है, मतलब ये सामान्य स्थिति के अंदर है। जैसे मैं इसको खींचूंगा इसने क्या किया? अपने आकार में परिवर्तन कर दिया। मतलब क्या? मैं इसको बाह्य बल लगा रहा हूं। कौन सा बल लगा रहा हूं मैं? बाह्य बल लगने के कारण जो ये अपना आकार परिवर्तन कर रहा है। तो ये एग्जांपल था ठोस अवस्था के एग्जांपल मैंने बताया। चलिए अगला जो हमारा इसी के अंदर एक छोटा सा एक और टॉपिक आ गया है, उस टॉपिक को भी हम कंप्लीट करते हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारा इसी के अंदर पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। हमने अभी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पढ़ी, उन अवस्थाओं में परिवर्तन जो है कैसे होगा उसके लिए दो कारक जो है वो निर्भर करेंगे। पहला है तापमान में परिवर्तन करके, पहला कारक जो है तापमान में परिवर्तन करके, दूसरा है पहला जो है तापमान में परिवर्तन करके और दूसरा है दाब में परिवर्तन
कर दी। मतलब हम इन दो कारक के द्वारा जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन या चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो देखिए हमने अभी तीन अवस्थाएं पढ़ी। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस। एक बार मैं आपको एग्जांपल सुनाऊंगा, इसके अंदर भी मैं तीनों अवस्था को लिख लूंगा, फिर समझेंगे किस प्रकार से अवस्थाएं जो है वो चेंज होती है इसके अंदर तापमान और दाब के कारण। चलिए सबसे पहले आप तापमान के कारण जो है कैसे परिवर्तन आता है पदार्थ की अवस्था के अंदर। तो आप देखोगे कि कोई ठोस वस्तु है, वस्तु क्या है? ठोस है। और ठोस वस्तु के ऊपर जब मैं दाब को क्या करूंगा, मैं तापमान को क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। मैं जैसे ठोस वस्तु को मैं टेम्परेचर दूंगा और टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, मैं तो वस्तु को किसमें परिवर्तित हो जाएगी? द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। जब द्रव अवस्था के अंदर कोई पदार्थ है जैसे दूध है, पानी है, और उसको अगर मैं टेम्परेचर देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ मैं, तो कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी? गैसीय अवस्था के अंदर। ये सामान्य बात है जो हमने देखी हुई भी है कि ठोस को अधिक तापमान देने पर वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी और द्रव को अधिक तापमान देने पर वो गैस में परिवर्तित हो जाएगी। अब आप देखोगे कि जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा, तो अगर गैसीय अवस्था के अंदर कोई पदार्थ है तो उसको टेम्परेचर कम करूंगा मैं, तो क्या होगा? वो इसमें बदल जाएगी द्रव अवस्था के अंदर। और द्रव अवस्था के अंदर कोई वस्तु है, अगर उसका टेम्परेचर अगर मैं कम कर दूंगा तो किसमें बदल जाएगी? ठोस अवस्था के अंदर। देखिए कैसे बदल जाएगी, एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैं लिख रहा हूं बर्फ है, पानी है, और तीसरा जो है इसी के अंदर जो है गैस लेते हैं, जिसको हम भाप में लेंगे हम। अब आप देखिए बर्फ जो है, अगर इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो बर्फ किसमें बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा। पानी का टेम्परेचर बढ़ाता हूं मैं तो किसमें बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। और जो भाप बनेगी, भाप का टेम्परेचर में कम कर दूंगा वापस वो पानी बन जाएगा। और पानी का टेम्परेचर वापस कम कर दूंगा मैं फ्रीजर के अंदर, तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। मतलब ये एक प्रकार से टेम्परेचर के परिवर्तन के कारण जो है ये हमको तीनों अवस्थाओं के अंदर परिवर्तन दिखा जाता है। अब अगर हम ऐसे देखें तो इसी के अंदर दाब में परिवर्तन करके हम कैसे अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं? तो अगर कोई ठोस वस्तु है, अगर उस ठोस वस्तु का अगर मैं दाब बढ़ा रहा हूं तो वो किसमें बदल जाएगी? ठोस वस्तु में जैसी दाब लगाऊंगा मैं तो किसमें बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। अगर द्रव वस्तु पे मैं दाब लगा रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं, तो वो किसमें बदल जाएगी? गैस की अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। अब देखेंगे कि गैस का अगर मैं प्रेशर जो है वो कम कर रहा हूं तो वो किसमें बदल जाएगा? द्रव अवस्था के अंदर। द्रव का अगर प्रेशर हम कम करेंगे तो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।